गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर दोबारा अपना लेक्चर नंबर 5 के अंदर 10+2 फिजिक्स बेसिकली ऑन द एनसीईआरटी पैटर्न फॉर सीबीएसई, पंजाब सॉल्यूशन बोर्ड. You can use it for JEE Main, NEET, or any other entrance examination. We are solving here the numericals on Coulomb law. Today we are going to solve the numericals on the Coulomb law. इस लेक्चर के अंदर हम कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स स्केलर फॉर्म में, बेसिकली तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं कूलम लॉ के अंदर. हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जैसे लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको 5 टाइप के न्यूमेरिकल दिखाए हैं. आज फिर मैं दोबारा न्यूमेरिकल नंबर टाइप 1 लेने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी. पहले आई नो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर. According to Coulomb law, the force between them is Q1, Q2 over R. When the same two charges, when they are placed in a medium, answer is 1 over 4 pi Q1, Q2 by R. Epsilon naught. जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो वैल्यू है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के अंदर एक्सप्लेन कर दिए. आप पहले लेक्चर, ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज चल रही है +2 फिजिक्स की, जो 5-6 मंथ चलेगी. उसके अंदर हम चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, टॉपिक कवर कर रहे हैं. पहले उसकी थ्योरी, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, फिर उसके कंसेप्चुअल्स मैंने कल के लेक्चर में बताया था. तो जो एप्सिलॉन है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये डायरेक्टली हमें नहीं पता होता. तो न्यूमेरिकल के अंदर ब्रीफ थ्योरी को हमने कैसे यूज करना है, जो भी हमने थ्योरी पढ़ ली है वो हमें चाहिए. आल्सो हमें ये भी पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एफ एयर बाय एफ मीडियम. तो कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि आई एम यूजिंग दिस पेन टैब टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम. जनरली वी आर used to the system of chalk and talk on the whiteboard or on the green blackboard. So still we are facing some technology issues. Epsilon over epsilon naught is called K. K is dielectric constant. So what is epsilon then? Epsilon naught K. If I take this equation as 3, this equation as 2, we have to understand the concepts from where we are getting this result here. If I want to write the force between two charges in air, so I will prefer to put the value epsilon naught K, Q1, Q2 over R square. So basically this is 1 over 4 pi epsilon naught Q1, Q2 over R square, and we are using here capital K. This is nothing but force in air. So this is also proved. This numerical last time I have taken this equation before. तो मुझे जैसी जरूरत पड़ेगी कि ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कभी नहीं पता होती. दिस इज अननोन वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है. जो के होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये सभी मीडियम की वैल्यूज पता होती है हमें. तो न्यूमेरिकल्स के अंदर मोस्टली आपको ये मिलेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल आ जाएं, चाहे स्टेट बोर्ड के आ जाएं, चाहे जेईई मेन के आ जाएं, चाहे नीट के आ जाएं, चाहे जेईई एडवांस के आ जाएं. मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो वैल्यू एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल के अंदर ही वैल्यू दे देते हैं. ये फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम कौन सा लेने वाले हैं, उसके लिए इतनी बड़ी थ्योरी कर ली. दिस वाज समरी. ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था. कूलम लॉ स्केलर फॉर्म में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एयर के अंदर रखो तो इतनी होती है, मीडियम में रखो तो ये वैल्यू आ जाती है, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो तो ये एक रिजल्ट बन जाता है. अब न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट है. सपोज we are not following the book,
वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी बुक, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फिगर्स ना लेके मैं सिंपल जो फिगर्स हैं वो सिंपल ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. सपोज वी हैव टू चार्जेस equal to 3 into 10 to minus 6 coulomb is 3 microcoulomb. इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 microcoulomb each placed at a distance. We are making our own numerical distance are equal to 3 meter so that calculations become easy. बेसिकली बेटे सब बच्चों ने देखा होगा एज ए टीचर, मैं कल भी डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी के जो सोल्ड मेरिकल हैं, आंसर्ड मेरिकल है, उनके अंदर यो Q1 Q2 चार्जेस आर, ये जो वैल्यू दी होती है वो काफ़ी बड़ी दी होती है, जिनको बच्चों को कैलकुलेशन सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. हाउ टू सॉल्व द कैलकुलेशन, ये पार्ट चेक करना अच्छी बात है, पर जो हमारा सीबीएसई बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशन है या नीट है या जी मेन है, वो ये पार्ट कैलकुलेशन तो चेक करता ही करता है. बेसिकली वो कंसेप्ट चेक करता है कि क्या बच्चे को इसमें का कंसेप्ट आया समझ. हमारे पास दो चार्जेस हैं इक्वल वैल्यू के हैं ना, उनको हमने इस बेसिस पे रखा हुआ है, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, तो हर कोई निकाल लेगा सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल. तो मैं ये सिंपलेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, if the value of each charge, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है सोल्ड, each charge is doubled, डबल करने का मतलब क्या हो जाएगा, q डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 10 को माइनस 6 का डबल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगी 6 इंटू 10 को माइनस 6 कूलम. कंसेप्ट पता है क्या है कि चार्जेस को हम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ, ये एक टाइप है. बहुत सारे बच्चे देखते रहते हैं, इसको कैसे करना है, बस चार्ज को डबल कर देना है, डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ कर देना है. अब वो चार्ज की वैल्यू कोई भी दे दे, इससे क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है. फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, अभी भी दोनों चार्जेस हमने एयर में रखे हुए हैं, स्टिल दे आर इन एयर. थर्ड इसका जो न्यूमेरिकल का पार्ट है, अगर वो कल वाला ही है, इफ दे आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 80, फाइंड द न्यू फोर्स. अब जो न्यू फोर्स है वो कैलकुलेट करनी है. सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने जल्दी जल्दी से पहले डायग्राम बनानी है. देयर आर टू चार्जेस, दिमाग में डायग्राम नहीं बनानी है. मैं पहले आपको स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में कैसे मार्क्स लेने वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का राइटिंग स्किल ही खराब है. इस बात को आप मानो या ना मानो, नॉलेज बहुत होती है, उसको आंसर शीट के ऊपर लाने में बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं. फर्स्ट चार्ज भी सेम है, तो वो कह रहा है कि पहले स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम मार्क्स कम हो जाते हैं, जहाँ 95 आने थे वो 90 रह जाते हैं, 90 वाले 85 पहुँच जाते हैं. क्यों, दे आर डूइंग सम सिली मिस्टेक्स. तो बोर्ड हमसे क्या चाहता है, कोई भी बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनी अदर बोर्ड ऑफ इंडिया, every teacher wants complete steps. We are taking two charges, value is distance is given between them is 3 meter, find the force. Of course air is medium, it is confirmed for step 1 and 2. Force in air, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यू हम बहुत बार बता चुके हैं, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमें पता ही है, याद करनी है, 9 10 पर 9. फर्स्ट चार्ज 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, equal and similar charges मीटर 3 स्क्वायर. तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल वैल्यू ले ली ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो जाए. 3 × 3 10⁻⁶, और -6 कितने हो जाएंगे, -12.
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 9 कैंसल्स, 3 3 का 9, 9 इंटू 10 इसको देखो, ये +9 के हैं, ये -12 के हैं, तो 9 -12। मैं स्टेप भी पूरे सॉल्व कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। ये न्यूटन आ गई। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इज दिस। So this was NCERT solved example. Now new charges. अब क्या क्या है, दोनों ही बॉडीज के ऊपर चार्ज डबल कर दिया गया है। ये हो गया Q डैश, अब ये भी हो गया Q डैश। R जो है वो पहले का हाफ हो गया, R बाई टू। लेट अस सी न्यू डैश Q1 डैश है ना, Q1 डैश कर लेते हैं। Q1 है, इधर Q2 है। Q1 डैश जो है पहले का डबल हो गया, लो जी इसको डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इजी तीन मेडिकल्स क्यों करा रहे हो, तो आप बच्चों से इजी भी नहीं होते। तो सबसे इजी न्यूमेरिकल होता है वही मैक्सिमम स्कूल से रॉन्ग होता है। हम पहले से ही IIT एडवांस की न्यूमेरिकल से अपनी फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ बिग ब्लंडर मिस्टेक इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स टीचिंग। कोई भी कर रहा हो, आई डोंट नो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बहुत धीरे धीरे स्लो लेवल से कंसेप्ट बेस्ड चलना चाहिए। हम लोगों ने तो यही सीखा है 27-28 डेज पढ़ाने के बाद, कि आप बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। R डैश है, देखो R डैश है, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 मीटर। फाइंड न्यू फोर्स, सिस्टम इज स्टिल एयर, मीडियम इज एयर। तो न्यूमेरिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइप देखनी है। पहले चार्जेस ये थे, सिंपल कैलकुलेशंस कर ली। दूसरी बार चार्ज डबल हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया, न्यू फोर्स निकाल लेंगे। सिस्टम तो नहीं बदला, नहीं बदला, तो इसलिए अपना फॉर्मूला लगा लेंगे 1/4 पाई। अब Q1 डैश Q2 डैश ओवर R डैश होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी वैल्यू, तो बहुत, मैं कल भी कह रहा था, आज भी दोबारा कह रहा हूँ, पेशेंस लूज नहीं करनी है। मुझसे मेडिकल हो नहीं रहा, मुझसे मिस्टेक हो रहा है, होने दो मिस्टेक को। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, अल्टीमेटली वो सॉल्व होगा। जब सॉल्व होगा कॉन्फिडेंस लाएगा। कॉन्फिडेंस लाना है कि न्यूमेरिकल को क्रैम करना है। कोई भी न्यूमेरिकल दुनिया में क्रैम नहीं कर सकते। हर बार एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को डिस्टर्ब किया जाता है, चेंज किया जाता है हर अर्थ में। एज इट इज एनसीईआरटी से भी न्यूमेरिकल नहीं आता। एनसीईआरटी की सॉल्व आंसर एक्सेस में से उसको जरा टिल्ट किया जाता है न्यूमेरिकल्स को, कंसेप्ट। तो 6 आपको एडजस्टमेंट करनी आना चाहिए दिमाग के साथ। दिमाग जो होना चाहिए न्यूमेरिकल करते हुए कूल। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9/4। कूल हेडेड न्यूमेरिकल करनी है, 9 6। ये भी तरीका देख लो कैसे करना होता है। तो डिजिट्स हैं, उनको एक साइड पहले इकट्ठे कर लीजिए, तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट से बहुत बड़ी फास्ट कर लेंगे। कई बार मेडिकल स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, आप 10 की पावर्स वाली टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, और ये 9 आ गया, ये यहाँ 4 चले गया। देखो 9 से 9 कैंसिल, अगेन फोर्स वी आर फाइंडिंग इन एयर, वी कैन राइट इट एज F डैश if you want to say. Let us take this is F dash. F dash. This is 6 into 6 into 4, 10 की पावर देखते चलो 9 -6 that's all। और तो हमारे पास आंसर है नहीं कुछ। 6 6 36, तो 36 तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 144 into 10 raised to -3, and this is Newton. Now the force between the charges is this. What's the method of writing? Whether we should leave the answer here or we should modify it. Generally in terms of physics, हम वन प्लेस डेसिमल निकालने की कोशिश करते हैं।
अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ डेसिमल आ जाए 1.44, तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा, आ जाएगा ये। क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 10 की पावर ये रहा -3। इससे ये वैल्यू क्या आ गई, वो भी आंसर ठीक था, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। पर जल्दी जो हम लिखते हैं न्यूमेरिकल्स को, 1 प्लेस डेसिमल पे लिखने की हमारे जनरल ट्रेडिशन है 1.44। ये कितना हो गया, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -1 लो, ये भी खत्म काम। ये बन गया 1.44 डिवाइड बाय 10, तो ये तो 0.144 न्यूटन फोर्स आ अप्रोक्सीमेटली। If there is some mistake, you can check it in one part. This is our answer. Third part. Now the system is placed in medium. The force in medium is equal to force in air over the electric constant. तो हमने कौन सी फोर्स लेनी है, तो हम सेकंड वाली लें या फर्स्ट वाली लें, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के अंदर था कि पहले सिस्टम को ए में रखा था, फिर चार्ज डबल कर दिया, तो फर्स्ट टाइप वाली जो फोर्स है उसके गिवन चार्जेस ये थे। सेकंड न्यूमेरिकल बनाया गया था, डबल चार्ज किया गया था। मतलब पहले जो प्राइमरी न्यूमेरिकल है वो यही वैल्यू है Q1 Q2। इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻³ न्यूटन। 9 × 10⁻³ न्यूटन को 9 10⁻³ न्यूटन को हम 80 से डिवाइड कर लेंगे। लेट अस टेक 80, व्हाट्सएवर इज द वैल्यू है, इट इज 9/8 एंड इट इज 10⁻⁴। ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 10⁻⁴। So this is the first type of method we have done. Let us see next type. One type is over, second type. In this type, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप लेके चलते हैं। 2 equal and unsimilar charges या dissimilar लिख सकते हो ना। तो लैंग्वेज के अंदर ही जाते हैं, न्यूमेरिकल और फिजिक्स के अंदर समटाइम इंग्लिश लैंग्वेज की मिस्टेक भी हो जाए, बट इट्स नॉट ए इशू। टू इक्वल एंड डिसिमिलर चार्जेस when placed in air to equal and let us take similar charges, similar placed in air repel each other with a force of 0.75 Newton when they are placed at a distance of 3 मीटर apart. ये न्यूमेरिकल हम देखने जा रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है, एयर में रखा गया है, तो इतनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। इफ the sum of two charges is 20 microcoulomb, find the two charges, find the two individual charges। तो स्टेटमेंट को जैसे मर्जी लिख लो, हमने उसका भाव लेना है, इमोशन लेना है न्यूमेरिकल के अंदर। व्हाट इज गिवन, अभी साइड पे फोटो डायग्राम बना लेंगे। हमारे पास दो चार्जेस हैं, डायग्राम दिमाग में भी बननी चाहिए, कॉपी में बननी चाहिए। पहले आप राइटिंग स्किल सीखो न्यूमेरिकल्स में। आर कितना है, 3 मीटर। दोनों चार्जेस पता नहीं, लेट Q1 Q2 आर द टू चार्जेस, हमें नहीं पता वो उनकी वैल्यू कितनी है, अननोन चार्जेस। व्हाट इज गिवन, सम ऑफ दीज टू चार्जेस इज 20 microcoulomb. Force between them is 0. Anyhow, you can say here the force between two charges is 0.75 न्यूटन। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमने Q1 Q2 निकालना कैसे है, बस यही पैरामीटर गिवन है।
and the medium is here. हम अपनी लेक्चर सीरीज को बरकरार रखने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पर डे ही एक एक लेक्चर पढ़ जाए, नहीं तो हफ्ते में 3-4 लेक्चर्स पढ़ते रहेंगे। हर टाइप का एक या दो मेरे को तो जरूर कराए जाएंगे। बाकी जो बच की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम असाइनमेंट के फॉर्म में एक मेडिकल सीरीज भी देते हैं, वो भी अटेम्प्ट कर लेना, उसके भी कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द मेडिकल विद मी। फर्स्ट स्टेप व्हाट शुड आई डू? मैंने क्या करना है, मैंने तो कूलम लॉ न्यूमेरिकल अपना कूलम लॉ का फॉर्मूला लगा लेना है कि दो चार्जेस थे, उनके बीच में ये डिस्टेंस है 9 × 10⁹, ये तो वैल्यू इसकी है। Q1 × Q2 पता ही नहीं कितनी वैल्यू, Q1 Q2 पता नहीं कितने हैं, R कितना है, ठीक है, तो फोर्स कितनी है 0.75, तो ये आंसर आ गया 9 10⁹ Q1 Q2 over 9, 9 and 9 कैंसल्स, तो ये आ गया Q1 Q2 × 10⁹ अब इस साइड कर लेते हैं इसको, 0.75 is equal to Q1 Q2 × 10⁹. अब हम देखेंगे इसमें क्या गिवन है। What is given to us? Numerical is given 0.075. This is given here. Force is a different statement, 0.075. This is 0.75. Okay. Let us try. We're going to have 0.075 is equal to Q1 Q2 × 10⁹. Let us take question number 1 and move to next slide. 0.075 into 10⁻⁹ now. I have shifted 10⁻⁹ on the left side. इसको या ध्यान से देखिए क्या बन गया, 75 डिवाइड बाय 1000 into 10⁻⁹, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 की। ये हो गया 75 × 10⁻12 Q1 Q2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमारी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे Q1 + Q2 की वैल्यू पता है विच इज 20 माइक्रोकूलम, और Q1 × Q2 की वैल्यू भी पता है 75 10⁻12, 20 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻6। मेरी प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड Q1 - Q2। अगर मुझे ये पता चल जाए तो फिर मैं इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकता। तो आज के इस मेडिकल सेशन के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। we know that हमें ये फॉर्मूला पता है, a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर -4a। बेसिकली फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर = 4ab। तो मैंने a मान लिया Q1 को, b मान लिया Q2 को, इसी तरह से a को Q1, b को Q2 -4 ab, a इज Q1। मैं वैल्यू पुट करूंगा, Q1 + Q2 की वैल्यू है 20 10⁻6, इसका हम करने वाले स्क्वायर -4 × 75 × 10⁻12। ऑफ कोर्स चार्ज के साथ कूलम है, तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो Q1 - Q2 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास आंसर। तो हम देखेंगे Q1 - Q2 का स्क्वायर हमें क्या आंसर दे रहा है, 400 × 10⁻12 -6 × -6 -12 -4 × 75 300 10⁻12। तो ध्यान से देखिए 10⁻12 इज कॉमन, 400 - 300, तो ये आंसर आ गया 100 × 10⁻12। हम इसको मल्टीप्लाई करके
चाहें तो 10⁻10 भी लिख सकते हैं, पर इसको हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों ऐसे रखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब मेरे पास Q1 माइनस Q2 स्केयर की वैल्यू आई है, स्केयर 100 इंटू 10⁻12। ओके, तो अब मैं Q1 माइनस Q2 की वैल्यू जब लिखूंगा तो स्क्वायर रूट आएगा दोनों तरफ, इसका अंडरूट आ जाएगा। अंडरूट लेना इवन नंबर में आसान होता है। 100 का अंडरूट 10 आ गया और -12 का -6 आ गया, तो बेसिकली ये 10 माइक्रोकूलम हो गया। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 माइक्रोकूलम। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। सो वी नो दैट, तो Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू थी वो 20 माइक्रोकूलम थी। तो Q1 सॉरी प्लस की, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास 10 माइक्रोकूलम आई है। अगर हम इनको ऐड कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 4 है, जो भी था तो इसको ऐड कर लेंगे। 2Q1 30, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम आ जाएगी। अगर एक चार्ज 15 कूलम है तो देयरफॉर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस Q1, 20 माइनस 15 5। अगर एक चार्ज हमारा आया है 15 माइक्रोकूलम तो दूसरा आया है 5, तो दिस इज अवर आंसर। दिस वाज ए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म लेंगे और डिटेल मेडिकल्स लेंगे, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेंगे। अब थोड़ी एक समरी कह लो, और एक टॉपिक रह गया था जिसको करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म के हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स या हायर लेवल मेडिकल्स लेने वाले हैं, उनमें ये कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। तो ये जनरल टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास है। तो ये चार्ज एंड मास, हाँ जी सबको पता है जी। मास सबको पता है, और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि मास क्या होता है, स्केलर, तो चार्ज भी स्केलर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कोई नहीं होती। ना मास क्या होता है, ना चार्ज क्या होता है। मास फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी है। हम ये इसलिए देख रहे हैं कि थोड़े से जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं वो समटाइम इन इन क्वेश्चंस के ऊपर बन जाते हैं, और हमने बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ा होता है, समझा नहीं होता। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, एमसीक्यू बन जाता है। चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड, अब दिमाग में आता है ये डिराइव कैसे बन गया। अगर फिजिक्स के अंदर पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्वेश्चन राइज नहीं होता, वाई नहीं आता, इसका मतलब अभी आपका दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ। जब दिमाग के अंदर क्वेश्चन राइज होंगे, ये क्यों हो रहा है, करंट जो है, करंट ये फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी है। उसका यूनिट एम्पीयर होता है, टाइम का टी होता है। इसलिए चार्ज क्या है, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो न्यू क्वांटिटीज बनी है वो डिराइव्ड है। चार्ज डिराइव क्वांटिटी है। तो सबको पता है सर आप क्यों करा रहे हो। अभी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे बाद में जाके, उसमें जाके फिर मैं दोबारा नहीं बेटे बोलने वाला। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, सबको ही पता है जी, मास का किलोग्राम है जी, सबको फंडामेंटल पता है। सीजीएस है वो ग्राम है जी। तो इधर चार्ज का क्या है, ऐसे सिस्टम के अंदर, और सीजीएस के अंदर मैंने कल ही बता दिया था, स्टैट कूलम। इधर क्या है, अकेला कूलम 1C। एक कूलम में कितने स्टैट कूलम है, 3 × 10⁹। बेसिक नॉलेज गेन करने का मतलब है कि हमने बार बार लेक्चर नहीं देखना, बुक नहीं देखनी, ये लेक्चर सुन लेना है, और जो न्यूमेरिकल्स हम देंगे आगे असाइनमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है, इनको जब करोगे तो दिमाग लगेगा ही नहीं, एकदम आंसर आने शुरू हो जाएंगे दिमाग, फटाफट फटाफट।
इधर हम चार्ज की वैल्यू बात कर रहे हैं, इधर मास की कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बहुत बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 आएगा अब 1-2 लेक्चर्स के बाद। इधर हमने +1 में पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, मास प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। अब इतना डिटेल में यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, आगे टॉपिक आने वाला है। और क्या कह सकते हैं, चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी जो कूलम फोर्स पड़ी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, होती है तो अच्छी बात है। होती है मतलब क्या होती है, स्ट्रोंगर होती है। किससे स्ट्रोंगर होती है, ग्रेविटेशन फोर्स से। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, तो चार्ज कंसेप्ट है कि चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम मासेस के कारण एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मासेस, एक तो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं ड्यू टू मासेस। एक तो अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव ओनली। एक ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट होती है। वैसे तो हम चार्ज एंड मास का डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये वाला टॉपिक मैंने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिसिटी फोर्स को बीच में ले लिया। वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज है। चार फोर्सेस हमने फंडामेंटल फोर्स भी पढ़ाते हैं +1 में 2 में भी, ठीक है। सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाता है, तो वीक फोर्स आ जाता है, फिर न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। तो कितने कितने भी स्ट्रोंगर है, ये न्यूमेरिकल बन जाता है कि 2 प्रोटॉन्स ले ले, उनके बीच का मास पता है, फिर दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लें न्यूटन लॉ लगा के, फिर उन्हीं 2 प्रोटॉन के बीच के चार्ज को लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लें। ये एनसीईआरटी की शॉर्ट एग्जांपल है। दोनों को कंपेयर करें तो आंसर यही आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशन होती है। अगर हम ग्रेविटेशनल को 1 मान ले, 1, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 36 टाइम्स होगी। अगर 2 प्रोटॉन्स ले लेते हैं, इनके बीच में कूलम लॉ लगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के, ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे +1 भूल गई होगी, Gm1m2 ओवर आर स्केयर, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये लगा के 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये वाला एग्जांपल लेके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल लेंगे। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दिस इज द सोल्ड एनसीईआरटी एग्जांपल यू कैन यूज एंड सॉल्व। सबकी वैल्यू पुट करो, मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ो, इधर मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ो, डिस्टेंस ले लो, सेम डिस्टेंस ले लो, इधर चार्ज ऑन द प्रोटॉन लो, चार्ज ऑन द प्रोटॉन लो, डिस्टेंस सेम ले लो। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दोनों को, ये ग्रेविटेशनल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कंपेयर करोगे तो यही आंसर देगा लगभग अप्रोक्सीमेट। ओके, चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता, चार्ज इज इनवेरिएंट। स्केलर भी है, एडिटिव भी है, इनवेरिएंट भी है। 6, मास वेरीज विद द वेलोसिटी। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ चलता है। एक तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक है, स्पेलिंग देख लेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स just like electron, proton, neutron. When they travel with the velocity approaches the velocity of light, कितना होता है 3 × 10⁸ meter. Then let us see on this side. Then mass of the lighter particles varies with this Einstein special theory of relativity. Einstein mass magic relationship. This is dynamic mass. This is rest mass. When V is equal to c/2, let us take V equal to c/2. Approaches the velocity of light. Let rest mass is 10 units. It may be milligram, very, very small. 10 units. We want to see this new mass
whether it increases or decreases. It is called dynamic mass. This is 10. This example made है 1 माइनस v की वैल्यू c by 2 पुट कर लो, तो यहाँ c स्क्वायर कर लो 10 1 minus c square over 4 over c square cancel. So don't move towards the handwriting. We are using this tablet first time. Slowly we will able to cope up with the system. 1 minus 1 by 4 is approximately 3 by 4. 4 has under 2. 4 is under 2. This is 2 over under 3. 10 into 2 over under 3. Under 3 value is 1.732. If you solve this value 2.0 divided by 1.732, answer is 10 into 1.1, approximately 1.1. Therefore, mass becomes approximately 11 units. If it is milligram, then it is milligram. Therefore, mass varies, of course, increases with the next. We can take one more difference, then we come to the end of this today's lecture. Let's say one more point here. When mass is transferred from one body to another, when mass is transferred from one body to another, there is no change in charge. There is no variation of the change in the charge on the, because mass is neutral. So there is a mass m1, is one body. The second body, this is of 5 kg. This is of 2 kg. If it transfers a 1 kg here, now this body becomes 4 kg. This body becomes of 3 kg. This mass was neutral, this mass was neutral. Again, both the bodies are neutral. There is no change in the value of charge. But when the mass is transferred, but when the charge is transferred from one body to another, the mass increase, mass varies, mass changes, mass varies. Suppose there is a body A, there is a body B. A body loses 10 electrons, maybe very small. Then B body gains 10 electrons. The mass of the electron, no doubt, is very small, 9.1 10⁻³ 31. But this body has gained 10 electrons. Its mass is 10 into 9.1 minus 31 kilogram is more than the body A. This body A becomes lighter because he has lost electrons. No doubt is very, very small. Therefore, when the charge is transferred from one body to another, there is a variation in the mass. This is a very different concept. Therefore, there are so many other concepts also we can discuss. These concepts were important for solving numericals. We'll see the lecture number 5. तो आज हमने लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने एक तो कूलम लाइन स्केलर फॉर्म को देखा, उसकी फर्स्ट टाइप को देखा. जल्दी से देखें आप, सारी स्लाइड्स को एक बार देख लें, फिर आज के लेक्चर को हम हमने ये कंसेप्ट पढ़ा, बहुत आसान था. चार्जेस को एयर में रख लेना है, फिर मीडियम में रख लेना है, फिर डायरेक्टली कांस्टेंट कैसे लगाना है. सबसे इजी न्यूमेरिकल लिया एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल. आज हमने दोनों ही सॉल्व एग्जांपल्स लिए कि दो चार्जेस हैं, ठीक है. वहाँ पे 6.5 था, तो मैंने 3 कर दिया, मैंने अपना सिंपल कर लिया न्यूमेरिकल्स. हमने कैलकुलेशंस पे नहीं फोकस करना, हमने कंसेप्ट पे फोकस करना. 2 चार्जेस ले लिए, 3 माइक्रोकूलम, उनको 3 मीटर दूर रखा, उनके बीच कितनी फोर्स है वो कैलकुलेट कर लिया. अगला कंसेप्ट था कि उनको अगर हम उनके चार्जेस की वैल्यू को डबल कर देते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ कर देते हैं, तो हमारे पास फोर्स को इफेक्ट पड़ता है.
यस, उसको इफेक्ट पड़ता है, न्यू फोर्स आ जाती है, न्यू वैल्यू आ जाती है मेरे पास, ये आ गई। अगर उनको मीडियम में ले जाते हैं, फोर्स इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? डिक्रीज करती है, पहले से भी कम हो जाती है। फिर हमने एक टाइप और ली, ये इम्पोर्टेंट टाइप है, इस तरह के न्यूमेरिकल सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में भी आए हुए हैं, पीएससीबी में भी आ चुके हैं। तो इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है? तो इक्वल तो नहीं कह सकते, इसको जरा अनइक्वल कर लो, अनइक्वल, सॉरी, अनइक्वल है क्योंकि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर का मतलब है दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। प्रोपेल कर रहे हैं एक दूसरे को इतनी फोर्स से, जब उनको इतनी दूर रखा गया है एयर के अंदर, लेकिन दोनों का कंबाइंड चार्ज में सम ऑफ टू चार्जेस गिवन है, तो हमें इंडिविजुअल टू चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे हमने चार्जेस लिख लिए, फोर्स लिख लिया। यहाँ से हमारा कंसेप्ट होगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस निकालने के बाद हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। फिर हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंस ऑफ टू चार्जेस निकालने। तो मैं टाइप संभाल रहा हूँ, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल था, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी, ये लगा लिया। ए को हमने फर्स्ट चार्ज मान लिया, बी को सेकंड मान लिया, सॉल्व किया, हमारे पास Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में जाके हमने क्या किया, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल ली, वो 10 माइक्रो कूलम आ गया। फिर हमने इनको प्लस और माइनस करके दोनों की वैल्यू, अभी और भी कूलम मिला के मेरिकल कर सकते थे, लेकिन उनके अभी और सिंपल मेरिकल करने के लिए हमें एक कंसेप्ट जो हमारा रह गया था कूलम लॉ चैप्टर से, वो चार्ज एंड मास का डिफरेंस है, जिसको बहुत ही बेसिक माना जाता है, लेकिन उसमें भी बड़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। चार्ज स्केलर है, ये फंडामेंटल है, ये ड्राइव्ड है, ये इनके बीच का रिलेशन है। मास अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दो अगर सिमिलर पार्टिकल्स ले लें, दो इलेक्ट्रॉन ले लें, दो प्रोटॉन ले लें, एनी टू पार्टिकल, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लें ड्यू टू मास, उन्हीं दोनों के बीच में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लें ड्यू टू चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, सेट की थी जो मैंने डिफरेंस के अंदर सेट कर दी। उनका आंसर निकाल लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यही रेशियो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। चार्ज वेरी नहीं करता, चार्ज डज नॉट वेरी विद वेलोसिटी, डज नॉट वेरी विद। तो कंटेंट को देखो, सब्जेक्ट कंटेंट को देखो, वहाँ से कंसेप्ट बनाओ, दिमाग में आइडिया लो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाओ। ये मैंने वैसे एग्जांपल पे बता दी कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, आइंस्टीन की थ्योरी लिखती है, एम को हम डायनेमिक मास कह देते हैं, इसको रेस्ट मास बोल देते हैं, मास एट रेस्ट, कि जब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में है तो उसका मास हमने मान लिया 10 यूनिट है, जब वो पार्टिकल चलने लग जाएगा तो उसका मास डायनेमिक हो जाएगा, उसको डायनेमिक मास बोलते हैं। ऐसे करके देखेंगे तो मास एपरेंटली बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए उसका मास बढ़ जाता है, तो इसका मतलब मास वेरी करता है पर लाइटर पार्टिकल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब दो पार्टिकल के बीच में हम मास ट्रांसफर करते हैं, मास न्यूट्रल बॉडी है, तो चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर दो बॉडीज के बीच में अगर चार्ज ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो कम वैल्यू वाला ही है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो भी मास चाहे स्लाइटली इंक्रीज करता है या लूज करता है, या गेन करता है या लूज करता है, मास वेरी करता है। ठीक है? तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, और बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, और भी हैं, चलो और ले सकते हैं जो इधर हम डिस्कस करें। चार्ज, तो मेन थिंग है कि चार्ज लॉ, चार्ज कंजर्व्ड है, तो कई चीज़ें ऐसे रह जाती है दिमाग से। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, मास नहीं कंजर्व्ड है। मास का मिनिमम अमाउंट ऑफ फंडामेंटल, मास किसको माने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को माने, मास ऑफ प्रोटॉन को माने, मिलीग्राम को माने, किलोग्राम को माने, ये अभी तक फाइनली नहीं हो सका। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, E इज इक्वल टू एम स्क्वायर, अगेन आइंस्टीन थ्योरी लग जाती है। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज के बारे में पता है कि चार्ज कैन नाइदर रोटेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह से हमारी रोल्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, पहले 3 लेक्चर थ्योरी पे चले गए हैं, लेक्चर नंबर 4 एंड 5 के अंदर मेथड स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर क्वांटाइजेशन भी हो गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज भी हो गया है, फ्रिक्शन स्टैटिक भी 1-2 न्यूमेरिकल हो गए हैं, बेसिक कूलम लॉ के न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो कल के लेक्चर के अंदर कूलम लॉ स्केलर फॉर्म भी होगा, वेक्टर फॉर्म भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी होगा, और लेक्चर भी थोड़ा
लेंथी होगा 1 आवर और मोर देन 1 आवर। ओके, तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। ध्यान से फिर दोबारा बेनती की जा रही है बच्चों को कि इन सारे क्वेश्चंस को लिखो। ये सारा आपको आता है, आई नो इट, कि आपको ये सारा कुछ आता है। तो अगर आप दोबारा इसको रिवाइज करके लिख लोगे अपनी कॉपी के ऊपर, नोट्स के अंदर, तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं, कीप ऑन राइटिंग, मेक ए नोट्स, अपने नोट्स बना लो, इनको देख के और मॉडिफाई कर लीजिए। तो आज के लेक्चर के इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग अगेन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।